जय हिंद। हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। पिछला वीडियो आप लोगों ने MCQ पढ़ा था, तो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे बिहार पुलिस में। तो इससे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा या फिर BPSC हो तो बिहार लेवल का क्वेश्चन 10 से 15 नंबर को देखने के लिए मिलता है। तो आज हम बात करेंगे बिहार की, तो स्पेशल हम लोग आज बिहार की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, बिहार को समझते हैं। बिहार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बिहार की उत्पत्ति कब हुई, बिहार में कितने वंशों ने शासन किया, बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो आइए आज हम देखेंगे इस विषय को। तो बात करेंगे बिहार की। तो बिहार का जो चौहद्दी है ना, बिहार की जो चौहद्दी है, तो ये उत्तर में आपका नेपाल हो जाएगा। उत्तर में नेपाल, मैप दिख रहा है ना आप लोगों को, बिहार का उत्तर में नेपाल हो जाएगा। पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। दक्षिण में आपका झारखंड, दक्षिण में आपका झारखंड। और पूरब में आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये आपका बिहार का चौहद्दी हो गया। बात करेंगे इसकी उत्तर दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई जो है ना, ये आपका 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। लेकिन पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो इसका है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। बात करेंगे इसका आकार का, आकृति का। तो इसका आकृति जो है ना, वो है आयताकार। क्या है? आयताकार है, आयताकार है। इसका सबसे जिला पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर है, जो कि बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पे आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा, WP WC वेस्ट चंपारण। उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे शिवहर है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, और बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक बात करेंगे तो शिवहर ही होगा, क्योंकि कम क्षेत्र में वहाँ पे अत्यधिक लोग निवास करते हैं। तो आइए देखते हैं बिहार का क्षेत्रफल भारत में कितना स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो आपका 12वां नंबर पे। कितना नंबर पे है? 12वां नंबर पे है। तो सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। लेकिन बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार ये अपना 12वां नंबर पे है। कितना नंबर पे? 12 नंबर पे है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना नंबर पे होगा? 12 नंबर पे। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बिहार की बात करें तो जनसंख्या में सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार वहां की आबादी है 20 करोड़। उसके बाद महाराष्ट्र का जाकर के 13 करोड़। बिहार की अगर बात करेंगे तो ये जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान पे होगा, और इसकी आबादी जो है ना 10,40,99,452। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान केवा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा, जिसकी आबादी है 10,40,99,452 जी। ये जो है 2011 के जनगणना के अनुसार। किस जनगणना के अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार। 2021 की जनगणना अभी तक हुआ नहीं। और बिहार में जो है ना जातीय जनगणना होने वाला है। कौन सा जनगणना होने वाला है? जातीय जनगणना होने वाला है, ठीक है ना। तो 2011 के अनुसार ये आबादी है 10,40,99,452। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। तो बिहार की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना ये है गंडक परियोजना। कौन सी परियोजना होगी? गंडक परियोजना। और ये जो है ना नेपाल से निकलती है, ये नदी जो है ना नेपाल से निकलती है, और बिहार की ये सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ये जाकर के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब जिलों में इसी से सिंचाई होता है। और ये बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है गंडक परियोजना। गंडक नदी का संगम छपरा के पास गंगा नदी में हो जाता है। गंडक नदी का जो संगम है वो छपरा के पास, गंडक नदी का जो संगम है वो छपरा के पास गंगा नदी में हो जाता है। ये आपका गंडक नदी है, ठीक है ना। इस तरह से बहता है बिहार में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कितना है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व का मतलब समझते हैं जहाँ पे आबादी घनी हो। तो भारत में सबसे अधिक अगर घनी आबादी की बात करेंगे तो वो हमारा बिहार में ही है। कहाँ है? तो ये बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का। इसका स्थान प्रथम है,
ठीक है ना, केवा स्थान पाएगा तो प्रथम में। बिहार का सर्वाधिक वर्षा जिला, सबसे अधिक बारिश बिहार में कहाँ होता है? अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक बारिश जो होता है मासिनराम में होता है। कहाँ होता है? मासिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। मेघालय भारत, ये भारत में ही पड़ता है मासिनराम, ठीक है ना, तो ये भारत में ही पड़ता है मासिनराम, और सबसे अधिक बारिश यही होता है पूरे विश्व में। लेकिन बिहार की बात करेंगे, स्पेशल बिहार की बात करेंगे, तो सबसे अधिक जो वर्षा होगा ना वो आपका हो जाएगा किशनगंज। कहाँ हो जाएगा? किशनगंज, ये कटिहार के बगल में पड़ता है, ठीक है ना, तो ये किशनगंज आपका हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक ठंडा एवं गर्म जिला, तो बिहार का सबसे ठंडा एवं गर्म जिला जो है आपका गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गया। बिहार का सबसे ठंडा और गर्म जिला, ठंडा और गर्म जिला कौन हो जाएगा? तो गया। तो गया को ठंडा और गर्म रहने का मुख्य रीजन क्या है? क्योंकि इसका पहाड़ी क्षेत्र होना। क्या होना? पहाड़ी क्षेत्र का होना। यहाँ पे जो है ना केवल और केवल पहाड़ी क्षेत्र मिलेंगे, यहाँ पे लौह खनिज वगैरह निकाला जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा गया आंसर, इसका हो जाएगा सटीक। और गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया के बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फाल्गु नदी के तट पर, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम निरंजना नदी है, और इसे पिंडदान नदी के नाम से भी जाना जाता है। गया के हित है मांझी, मांझी द माउंटेन मैन, मूवी जिन पे बना, ठीक है ना, तो ये गया के हित है मांझी, मांझी द माउंटेन मैन, माउंटेन मैन। ये जो मांझी द माउंटेन मैन ये भी गया के थे, इन्होंने ही पहाड़ तोड़ा था 20 वर्षों में अकेले ही। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो बिहार की अगर साक्षरता के बारे में बात करेंगे तो ऐसे बिहार की स्थिति बहुत पीछे है, साक्षरता में बिहार की स्थिति जो है ना बहुत पीछे है, ठीक है ना, लेकिन जिसकी जिला की बात करेंगे तो सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रोहतास इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ की साक्षरता दर जो है आपका 75.59% है। ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार है 75.59%, लेकिन अब इसमें वृद्धि हुई है। तो बिहार में अभी नीतीश कुमार की सरकार है और इन्होंने शिक्षा पे पूरा जोर दिया है, पूरा फोकस किया है, ठीक है ना, तो इसलिए अब इसमें वृद्धि सुधार हो रहा है। बिहार जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बिहार प्राचीन काल में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये आपका रोहतास इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ की साक्षरता दर 75.59% 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम साक्षर जिला कौन है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो आपका हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। और पूर्णिया जो है ना जूट के उत्पादन में बिहार का प्रथम जिला है। तो यही पूर्णिया जो है ना, यहाँ पे जूट की खेती अच्छा खासा होती है, इसका सीमा बंगाल से टच करता है। तो ये पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला है बिहार का। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 52.49% है, 52.49%। ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार है, लेकिन यहाँ भी सुधार हुआ और ये वृद्धि कर रहा है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ये आपका गोपालगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोपालगंज। गोपालगंज में 1000, ठीक है ना, यानी 1000 महिलाओं पे 1021 पुरुष है। 1000 महिला पे 1000 फीमेल पे 1021 मेल है। तो यही आपका लिंगानुपात हो गया। लिंगानुपात प्रति 1000 में ये रहता है, तो 1021 महिलाओं पे 1000 पुरुष है। 1000 मेल पे 1021 फीमेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिंगानुपात अधिक है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या अधिक है। और ये गोपालगंज सबसे अधिक मुस्लिम वाला जिला भी है। सर्वाधिक मुस्लिम अगर निवास करेंगे क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से, तो सबसे अधिक मुस्लिम निवास वाला जिला आपका गोपालगंज ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। तो ये मुंगेर का है। कहाँ का हो जाएगा? मुंगेर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ 876 है लिंगानुपात, कितने यानी 1000 मेल पे 876 फीमेल, 876 फीमेल, यानी 1000 पुरुषों पे 876 महिलाएं हैं। कहाँ है ये? मुंगेर का सबसे कम लिंगा अनुपात है। मुंगेर में ही मीर कासिम का किला है। मीर कासिम ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। 1761 ईस्वी में इसको राजधानी बनाया था। यहीं पे पटना हत्याकांड भी यहीं पे हुआ था। मुंगेर में गोला बारूद फैक्ट्री का स्थापना भी मीर कासिम के द्वारा मुंगेर में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो हमारा जो बिहार है
वो किस शब्द से बना है? तो विहार से। तो ये विहार से बना है। हमारा बिहार ऐसे लिखाता है ना, बिहार, जो वर्तमान में बिहार ऐसे लिखते हैं, लेकिन किस शब्द से बना है? तो ये विहार शब्द से बना है। विहार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन है? बात करेंगे पाटलिपुत्रा के, तो पाटलिपुत्रा का स्थापना बहुत बाद में हुआ, मगध के उत्कर्ष के 200 साल बाद हुआ, 200 साल के बाद हुआ, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? तो ये उदयन थे। कौन थे? उदयन। उदयन जो कि थे, ये आपके अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर, किसके संगम पर? गंगा और सोन, गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नगर बसाया जिसका नाम रखा था पाटलिपुत्रा, और इसी ने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था। पाटलिपुत्रा से राजधानी हटा करके वैशाली लेकर गया था काला अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। किस शताब्दी में? तो 600 ईसा पूर्व में ये हुआ था मगध का उत्कर्ष, यानी मगध वंश जो आया था ना, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो बिहार में मूल रूप से है ना 3 महाजनपद थे, जिसमें आपका मगध, अंग और लिच्छवी था, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो आपका मगध था। तो उसी मगध का उत्कर्ष जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी विश्व में सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली। वैशाली जो कि लिच्छवी में पड़ता था। कौन सा महाजनपद था इसका? लिच्छवी, जिसको बज्जी संघ बोलते थे। यहाँ 8 संघों को मिलाकर एक संघ बनाया गया था, लिच्छवी संघ, और इसके प्रमुख जो होते थे वो इक्ष्वाकु राजा होते थे। कौन होते थे? इक्ष्वाकु। और यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो विश्व में सबसे प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था अगर कहीं था तो वो आपका बिहार में ही था, और बिहार के ये वैशाली में था। कहाँ था? बिहार के वैशाली में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध किन किन राज्यों के साथ किया था? तो बिंबिसार जो मगध वंश का संस्थापक था, जो मगध साम्राज्य का संस्थापक का जो प्रथम वंश आया था आपका हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, तो ये बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के लिए विवाह का नीति अपनाया था। कौन सा नीति अपनाया था? विवाह का नीति। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? युद्ध की नीति। तो कौन सी नीति होगी? तो विवाह की नीति होगी। कौन सी नीति? विवाह की नीति। तो इसने विवाह की नीति के अनुसार ये 3 राज्यों में विवाह किया था। जो आपका कौशल हो जाए, कौशल की रानी थी महाकोसला देवी, ठीक है ना, कौशल की राजकुमारी महाकोसला देवी, फिर बज्जी की राजकुमारी थी चेलना थी, उसके बाद भद्र की थी क्षेमा थी। तो ये 3 राजकुमारियों के साथ इनका विवाह हुआ था, जो इनका वैवाहिक संबंध को स्थापित किया था, ठीक है ना। तो कौशल, बज्जी और लिच्छवी, इसने 3 विवाह किया था। वहां के तीनों राजकुमारियों से विवाह किया था वैशाली से। तो ये वैशाली की एक गणिका थी अमरपालिका, थी अमरपालिका, जिसको बिंबिसार वैशाली से राजगीर लेकर के चला आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु का संबंध किस वंश के साथ है? तो अजातशत्रु का संबंध जो हो जाएगा वो आपका हर्यक वंश से हो जाएगा। किस वंश से हो जाएगा? हर्यक वंश से। और कौशल महाकोसला देवी का पुत्र था अजातशत्रु, यानी बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, जिसका संबंध किससे हो जाएगा? हर्यक वंश से। और इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो इसलिए इस वंश को जो है ना पितृहीनता वंश, मतलब इसमें जितने भी राजा हैं वो अपने पिता का हत्या करने के बाद गद्दी पे बैठे। जैसे बिंबिसार का हत्या किया अजातशत्रु ने, जो कि उसका पुत्र था। अजातशत्रु का हत्या किया उदयन ने, अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। इसीलिए इस वंश को पितृहीनता वंश भी कहा जाता है। यानी हर्यक वंश को उपनाम क्या हो जाएगा? तो पितृहीनता वंश, यानी पिता का हत्यारा करने वाला, पितृहीनता कहा जाता है। पिता का हत्या करने वाला क्या कहा जाता है? पितृहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो आपको गिरिब्रज। क्या था? गिरिब्रज, जिसका बाद में नाम हो गया राजगिरी। मतलब गिरी का अर्थ होता है घर, राजाओं का घर, राजगिरी। उसके बाद वर्तमान में अभी जो नाम है राजगीर। राजगीर वर्तमान में एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, और यहाँ देशों और विदेशों से लोग घूमने के लिए आते हैं। यहीं पे आपका गिलास ब्रिज
जू सफारी, नेचर सफारी सब यहीं पे है। नालंदा खंडर है, नालंदा यूनिवर्सिटी अभी सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी बना है वो आपका राजगीर में ही बना है, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो राजगीर अभी बहुत डेवलप में है और ये नालंदा का क्षेत्र में आता है, ठीक है ना, किस में आता है, नालंदा के क्षेत्र में। तो ये ही मगध की प्रारंभिक राजधानी थी और हम लोग भी इसी जगह से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध शासक ने स्वयं को एकराट कहा था? तो मगध का कौन सा ऐसा शासक था जिसने एकराट को उपाधि धारण किया था? तो वो था महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद। मगध पे बहुत सारे वंशों ने शासन किया, लेकिन इसमें से एक राजा को सबसे महान बताया गया, वो है महापद्मानंद। कौन सा हो जाएगा? महापद्मानंद बहुत शक्तिशाली राजा था। इसने अपने राज्य के विस्तार को कलिंगा तक लेकर के गया था, यानी कलिंग को जीतने वाला प्रथम शासक अगर कोई होगा तो वो महापद्मानंद, क्योंकि अशोक ने कलिंग को नहीं जीत पाया था। कलिंग का युद्ध जरूर लड़ा था लेकिन कलिंग को ये जीत नहीं पाया था। महापद्मानंद ने कलिंग को जीता था और वहां पे एक नहर भी खुदवाया था। तो सबसे शक्तिशाली शासक जो हो जाएगा वो महापद्मानंद हो जाएगा, जिसका संबंध नंद वंश से है और इसी ने नंद वंश का स्थापना किया था। नंद वंश का क्या किया था? स्थापना। इसने किसका उपाधि धारण किया था? तो एकराट। VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन VVI है, किसने एकराट को उपाधि धारण किया था? तो महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर, जो कि यूनान का था, ठीक है ना। सिकंदर एक यूनानी था। ये कहाँ से आया था? तो ये यूनान से आया था। और किस राजा के? उस समय मगध का राजा कौन था? जब सिकंदर भारत में आक्रमण किया था, अटैक किया था, तो उस समय भारत का राजा कौन था? तो ये आपको हो जाएगा धनानंद। क्या हो जाएगा? धनानंद। धनानंद एक क्रूर शासक था। क्या था? क्रूर शासक था। और ये नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक, ये नंद वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य इसकी हत्या करके इस वंश का अंत किया और मगध में एक नए वंश का स्थापना किया, जिसका नाम रखा मौर्य वंश। तो मगध का जो है ना, मगध में बहुत सारे वंशों ने शासन किया है। इसका ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे, ठीक है ना। मगध पे शासन करने वाला वंशों का जो क्रम संख्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। आज का वीडियो इतना ही है और ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एग्जाम का दिन अब ज़्यादा दिन नहीं बच पा रहा है और अच्छे से मेहनत करें और सफलता की ओर बढ़ें। तब तक के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।